हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बेहतरीन ये क्वेश्चंस होंगे। इसके पहले वाले लेक्चर्स में भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस के मिक्स क्वेश्चंस मैंने उसमें आपको कराए थे। एक ही क्वेश्चन में आपको जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, दोनों का जो मिक्सचर है वो देखने को मिला था। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जैसे एलिमेंट देखने को मिले थे। आज का जो ये लेक्चर होगा इसमें हम ये देखेंगे कि यदि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर लगाए हुए हैं तो किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस के अलावा यदि कोई एलिमेंट लगाया हुआ है, लाइक कैपेसिटर लगाया हुआ है या इंडक्टर लगाया हुआ है रेजिस्टेंस के साथ, तो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक फिगर शो हो रहा है ये क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको डायग्राम शो हो रहा है इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, कौन से टर्मिनल पर? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 10 किलो ओम का, एक 20 किलो ओम का। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ही टर्मिनल्स, चाहे वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और चाहे इन्वर्टिंग टर्मिनल है, दोनों के ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया गया है। और हमें ये पूछा गया है कि आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इस तरह के क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक हम देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर और हमें कुछ एक कॉम्बिनेशन दिख जाता है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बता दूं, मतलब बेसिक मेथड में बता दूं। तो सबसे पहले मैंने इस ये वाला जो सर्किट दिख रहा है इसको मैंने अलग कर लिया। तो यहाँ से इसको मैंने बोल दिया R2 और इसको मैं बोल देता हूँ R3, है ना। ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप इसको R3 बोल सकते हो, इसको R2 बोल सकते हो। तो इसको मैंने बोल दिया R3 और यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है V1। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है? V1 आ रहा है। करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रही है, ऐसे इस तरह से करंट फ्लो कर रही है। यहाँ मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊंगा तो ये बनेगा -V1 या V माइनस IR2, आप जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया -V प्लस IR2 और प्लस IR3 और ये इक्वल हो गया 0 के, क्योंकि ग्राउंडिंग हो रही है। यहाँ से हमें I की वैल्यू मिल जाएगी और I की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? V अपॉन R2 प्लस R3 मिल जाएगी, V अपॉन R2 प्लस R3। अगर मेरे को वोल्टेज ड्रॉप निकालना है या वोल्टेज निकालना है अक्रॉस R2 ना, तो अगर मेरे को R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज अक्रॉस R2, वोल्टेज अक्रॉस R2, R2 के अक्रॉस वोल्टेज जो हम लिखेंगे, मान लो वो V2 है, मान लिया वो V2 है, उस V2 की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? वो लिखेंगे IR2। तो I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? V अपॉन R2 प्लस R3 और ये हो जाएगा R2। सिमिलरली हम V3 के अक्रॉस भी वोल्टेज लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा? V अपॉन R2 प्लस R3 इंटू R3। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना नहीं है, ये इतना बड़ा स्टेप आपको करना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ये लेना है मेरे को, इसके अक्रॉस वोल्टेज इस तरह से निकालना है। तो अब हमारे पास दो रजिस्टर है, एक है 10 किलो ओम का और एक है 20 किलो ओम का। तो यहाँ पर सप्लाई है 0, यहाँ 0 वोल्टेज है। मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज है Vx, ठीक है, इस पॉइंट पर वोल्टेज है Vx। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज Vx है तो इस पॉइंट के ऊपर भी जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? Vx ही होगा। यहाँ पर भी जो वोल्टेज है वो कितना होगा? Vx ही होगा। यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? Vx। तो मैं इस Vx की वैल्यू निकाल लेता हूँ। Vx की वैल्यू कैसे आएगी? तो Vx की वैल्यू आएगी क्या? V अपॉन R2 प्लस R3, V अपॉन R2 प्लस R3 और इंटू R3। अब V कितना हो गया यहाँ पर? 5, तो ये आ जाएगा 5। R2 प्लस R3 यानी कि 10 प्लस 20, 10 प्लस 20। R3 का मतलब कितना हो गया? 20। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 5 इंटू 20 अपॉन 30। 5 इंटू 20 अपॉन 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया तो ये हो गया 10/3। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? Vx की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? 10/3। आई होप इजीली आप ये समझ गए होंगे कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले मैंने इस लेग को बाहर निकाला। यहाँ पर मैंने क्या निकाल लिया? यहाँ पर मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली। करंट की वैल्यू निकालने के बाद दोनों जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज निकाल लिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यूज। अब मुझे क्या करना है? अब मैं यहाँ पर करंट अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ करंट फ्लो हो रहा है I1 और मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो आ रहा है कितना? I2। तो मैं इस पॉइंट के ऊपर इसको नाम दे देता हूँ मैं A। तो इस A पॉइंट के ऊपर अब मैं लगा दूंगा किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो यूज यूज KCL एट पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर मैंने KCL का यूज किया। दो करंट आ रही है, एक आ रही है I1 और एक आ रही है I2 और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। I1 जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस Vx, 3 माइनस Vx अपॉन 20। ये कितना हो गया? ये हो गया 3 माइनस Vx अपॉन 20।
प्लस I2 जो आ रहा है I2 की वैल्यू कितनी आ रही है वी नॉट माइनस वी एक्स अपॉन 40। ये कितना हो जाएगा वी नॉट माइनस वी एक्स अपॉन 40। ये हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस वी एक्स प्लस वी नॉट माइनस वी एक्स अपॉन 2 और इक्वल्स टू 0। मैंने 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, या डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद 2 से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 2vx, ये हो गया v नॉट और ये हो गया vx इक्वल्स टू 0। यहाँ से इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2vx और माइनस vx, ये कितना हो गया 3vx, तो ये हो गया 6 माइनस 3vx और ये v नॉट को उधर ले जाओ आप, तो ये हो गया माइनस v नॉट, क्योंकि v नॉट की हमें वैल्यू निकालनी है। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ vx, और vx की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी वैल्यू निकाली है 10/3, तो ये vx की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 3 इंटू 10/3 और ये आ गया माइनस वी नॉट। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ से 6 माइनस 10 कितना बच गया -4 और ये आ गया माइनस वी नॉट। तो यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 4 आ गई। आउटपुट वोल्टेज कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। तो एक तो है ये मेथड कि इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको इस सर्किट को ध्यान से देखना पड़ेगा एक बार। जब आप इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो यहाँ रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस, ये फीडबैक रेजिस्टेंस और ये इनपुट रेजिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ RF और इसको मैं बोल देता हूँ RI, ठीक है। तो RF अपॉन RI का रेशो देखो, RF अपॉन RI, RF कितना है 40 और RI कितना है 20, यही है ना। RF कितना है 40, RF है 40 और RI कितना है 20, तो इनका रेशो कितना आ गया 2। और फिर आप रेशो देखो किसका R3 और R2 का, ना इसका रेशो देखो R3 और R2 का, R3 अपॉन R2, ये रेशो भी कितना आ रहा है 20/10। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो इफ RF अपॉन RI इक्वल्स टू R3 अपॉन R2, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो आपका आउटपुट आएगा ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए है, तो V प्लस V माइनस, तो उसको किसके बराबर लिख दोगे आप, माइनस RF अपॉन RI, माइनस RF अपॉन RI। कहने का मतलब V प्लस पर वोल्टेज आपकी कितनी है, प्लस पर वोल्टेज है आपकी 5 वोल्ट और माइनस पर वोल्टेज है आपकी कितनी 3 वोल्ट। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा, ये लिखा आपने 5 माइनस 3 और फिर उसके बाद RF अपॉन RI। RF की वैल्यू कितनी है, RF की वैल्यू है 20 और RF की वैल्यू है 40, RF की वैल्यू है 40 और ये वैल्यू है 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा ये प्लस का है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना 4। ये केवल और केवल तभी वैलिड होगा जब ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेगा ना। अगर ऐसा है तो हमको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि एक अगले एग्जाम्पल में इस चीज को और बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे कि ये सेम सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखो कॉम्बिनेशन RF अपॉन RI, तो RF कितना है 60 और RI की वैल्यू कितनी है 30, तो ये कितना आया 2। फिर आप देखो R3 अपॉन R2 आप देखते तो कितना आता है 40 अपॉन 20, तो ये भी कितना आता है 2। दैट मीन्स कि RF अपॉन RI इसके इक्वल हो गया R3 अपॉन R2। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, आउटपुट हो जाएगा जो वो किसके इक्वल हो जाएगा V प्लस V माइनस और ये हो जाएगा RF अपॉन RI। V प्लस की वैल्यू कितनी है 7 वोल्ट, V माइनस की वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट। RF कितना है, RF है 60 और RI कितना है 30। यहाँ से कितना आ जाएगा 7 माइनस 3 4 और 60/30 कितना आ जाएगा ये 2, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 2 जा 8, तो आंसर आ जाएगा 8 वोल्ट। आपके पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 वोल्ट इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर नहीं होता, मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा होता, यहाँ 2 एक का रेशो आता 2 और एक का कुछ और आ रहा होता, तो फिर आपको वो बेसिक फंडा यूज करना पड़ता जो हमने शुरुआत में देखा कि आपको अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा, देन आपको किरचॉफ करंट लॉ लगाना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है तो वैसा ही क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर है 60/20 करो, ये कितना आ रहा है 4, नहीं 3 आएगा, ये कितना आएगा 3
ये आएगा 3 और फिर आप करो 40/20 तो ये आ रहा है 2। 40/20 करोगे तो ये आ रहा है 2, ये 2 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अब इसमें आपको वही सारी कहानी वही करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर कंसीडर करो Vx और इसको आगे बढ़ाओ, यहाँ पर भी कंसीडर करो Vx। यहाँ पर कंसीडर कर लो करंट I1 और यहाँ पर कंसीडर कर लो करंट I2। तो ये फर्स्ट जैसा हमने क्वेश्चन किया था ठीक वैसा ही अब ये क्वेश्चन आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया होमवर्क, है ना? इसको आप करके देखेंगे, ठीक वैसा ही होगा जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। बस ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको कितना समझ में आया है। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि जो रेजिस्टेंस का रेशो है वो इक्वल नहीं है, तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको वही पूरा पूरा बेसिक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाया है। पहले नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लग रहे थे, अब इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाए। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाए तो क्या होगा? देखो यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है? 0 है, ये 0 है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज जाएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो कितना वोल्टेज जाएगा? 0 जाएगा। तो ये जो रजिस्टर लगाया है इसका हमें कोई यूज़ नहीं होने वाला, क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए यहाँ पर। अल्टीमेटली जो सर्किट बनेगा वो सर्किट ऐसा ही बनेगा। कैसा बनेगा? ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ वोल्टेज और यहाँ आरएफ और ये हो गया एम्पलीफायर, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस और ये ग्राउंडिंग कर दी यहाँ से, ये इस तरह से बन गया। यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट करा दिया ऐसे। और यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 0। और ये रेजिस्टेंस है R1 और ये है RF। और यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं Vin। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का निकलता है, यानी कि V आउटपुट अपॉन V इनपुट इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R1। ये सॉल्यूशन ठीक वैसे ही निकलेगा जैसे इसके पहले वाला हम निकाला करते थे इन्वर्टिंग टर्मिनल का। बस यहाँ पर ये आपको समझना है कि इसको अगर मैं लगा रहा हूँ, इसका कोई ऐसा यूज़ हमें नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ से 0 वोल्टेज जा रहा है और ये जो कनेक्शन हमारा बन रहा है ये वाला, तो यहाँ पर तो वोल्टेज कितना जाना है? 0 वोल्ट ही जाना है। इस पॉइंट के ऊपर हमें किरचॉफ करंट लॉ लगाना है, तो ये वोल्टेज कितना रहेगा? 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या किया कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए उनमें यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ था। अब इस रजिस्टर की जगह क्या लगा दिया? इस रजिस्टर की जगह लगा दिया कैपेसिटर। कैपेसिटर आ गया, तो इस केस में कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हमने कल भी बात की थी और फिर अब बात कर लेते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर के केस में एक रजिस्टर की तरह काम करता है जिसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। क्या वैल्यू होती है? 1/ओमेगा सी। तो इस 1/ओमेगा सी को, ओमेगा को मैं लिखूंगा ओमेगा जे से, इससे लिखूंगा ओमेगा जे से, जे ओमेगा सी यानी कि आयोटा। ये जे यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आयोटा को रिप्रेजेंट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए भाई, तो अब कैसे सॉल्व करें? तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज जो है ये साइन है, साइन साइन टी है, ये साइन ओमेगा टी नहीं है, ये साइन टी है, सिर्फ साइन टी। यहाँ पर हमें वैल्यू दी है साइन टी, तो इनपुट जो वोल्टेज है वो है साइन टी। ओमेगा जो है उसकी वैल्यू है 1, क्योंकि ये पूरी वैल्यू होती है साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1। और कैपेसिटर की वैल्यू भी कितनी दे रखी है? 1 फैराड। एक्स सी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/जे, जे का मतलब है आयोटा। ओमेगा की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू हो गई जे। क्या वैल्यू हो गई? जे हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लग रहा है, इसकी जगह जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो कितना है? एक्स सी है, और उस एक्स सी की वैल्यू है जे। अब मेरे को यहाँ पर वी एक्स चाहिए होता है, वी एक्स, है ना? उस वी एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? उस वी एक्स की वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं कि वी इन इंटू रेजिस्टेंस। तो इंटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? एक्स सी है, ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? ये वाला, और प्लस एक्स सी। वी इन की वैल्यू कितनी है? साइन टी, यहाँ पर साइन टी आ गया। एक्स सी की वैल्यू कितनी है? 1/जे, ये 1/जे लिख दिया मैंने, जे का मतलब है आयोटा। और आर की वैल्यू एज इट इज आर, और ये हो गया 1/जे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर ले लूँगा मैं एलसीएम। तो एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा साइन टी प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस आर, ये जे आर लिख देता हूँ, आर जे नहीं, जे आर। इसको मैं लिख देता हूँ जे आर। जे का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना आयोटा है,
ना। यहाँ पर जे का जो मतलब है वो क्या है, आयोटा है। तो आपको क्या करना है, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। नाउ नाउ वी नो दैट आर इज इक्वल्स टू 1। आर की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी है, 1 है। 1 वैल्यू पुट कर दो। 1 वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से हमारे पास वी एक्स जो है वो कितना आ जाएगा, साइन टी 1 प्लस जे। साइन टी और 1 प्लस जे, ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई है वी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई है, वी एक्स की। तो हमें लगाना है किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पर एक करंट कंसीडर कर लो आप, यहाँ पर I1, और यहाँ पर एक कंसीडर कर लो I2, और ये वोल्टेज यहाँ पर Vx है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, Vx। तो अब लगाओ आप किरचॉफ करंट लॉ, KCL। KCL लगाओगे तो वो क्या कह रहा है कि I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 माइनस Vx अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस वी नॉट माइनस Vx ऑन, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर भी 10 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 इक्वल्स टू 0, 10 खत्म। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस वी एक्स प्लस वी नॉट माइनस वी एक्स इक्वल्स टू 0। हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आएगा वी नॉट इक्वल्स टू 2Vx। वी नॉट इक्वल्स टू 2Vx और Vx की वैल्यू डाल दो। अब Vx की वैल्यू डालेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन टी ऑन, ये हो जाएगा 1 प्लस जे। 1 प्लस जे, ये वैल्यू हो गई किसकी, आउटपुट की वैल्यू हो गई। करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कैसे करें, देखो अगर यहाँ पर हमें ये न्यूमरेटर में मिलता, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ये अगर कहाँ पर होता, न्यूमरेटर में होता। न्यूमरेटर में मतलब अगर ये ऐसे लिखा होता, यहाँ पर 2 साइन टी के साथ लिखा होता, यानी कि अगर ये इस तरह से लिखा होता a प्लस आयोटा बी, उस केस में इसका मैग्नीट्यूड हम लिखते क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका जो एंगल है, एंगल फेज एंगल, वो फेज एंगल की वैल्यू हम कैसे लिखते, वो फेज एंगल हम लिखते tan इनवर्स p अपॉन ए। और अगर ये डिनोमिनेटर में है, अब यहाँ पर ये किस तरह से ऐसे है 1 प्लस आयोटा बी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर फेज एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा, वो माइनस के साथ स्टार्ट होगा, माइनस tan इनवर्स और बी अपॉन, वो कैसे स्टार्ट होगा, माइनस tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो ये यूज करना है। तो अब इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा वी नॉट 2 साइन टी, और ये लिखा है 1 प्लस जे, जे का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पर 1 प्लस जे का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, 1 प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा √2। और इसका जब आप फेज एंगल लोगे तो फेज एंगल इसका लोगे आप, वो कितना आएगा, माइनस माइनस tan इनवर्स 1/1। 1/1 मतलब tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है, 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। अब इसको आप लिखोगे कैसे, इसको लिखने का तरीका होगा 2 साइन टी और अपॉन √2, और यहाँ पर होगा माइनस एंगल 45 डिग्री। तो ये साइन टी के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हो, यानी कि आउटपुट जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो 2 साइन टी माइनस 45 डिग्री ऑन √2। और इस √2 को भी आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा √2 साइन और टी माइनस 45 डिग्री। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कैपेसिटर लगा के दिया हुआ है तो फिर उस केस में आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको एक कैपेसिटर लगा के दिया है, कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है। कैपेसिटर यहाँ पर C है और ये इनपुट वोल्टेज है। अब ये इनपुट वोल्टेज दोनों में बराबर बराबर कट जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है R से जिसको लिखा है उसमें कितना जाएगा, V इन जाएगा। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें भी कितना जाएगा, V इन ही जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वोल्टेज है V इन, तो यहाँ पर भी वोल्टेज है कितना, V इन ही जाएगा, दोनों जगह सेम वोल्टेज जाएगा। सबसे पहले तो वही कंसेप्ट जो अभी तक हम यूज करते आए हैं, यहाँ पर हम XC की वैल्यू निकाल लेते हैं। XC की जो वैल्यू आएगी, VX की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, VX की वैल्यू आएगी, VX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी V इन ऑन, इसको आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर आपको XC लिखना है तो XC कैसे लिखोगे, 1/ओमेगा C और J, है ना। अभी हमें वैल्यू पता नहीं है कुछ भी, यहाँ लिखेंगे हम 1R प्लस J ओमेगा C, और ये कहाँ पर चाहिए, हमें यहीं पर चाहिए, तो यहाँ पर जो है XC से लिख दोगे। तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी VN
और ये कितना हो जाएगा एक्स सी की वैल्यू 1/j⍵c, और ये कितना हो जाएगा r प्लस, और ये यहाँ पर 1/j⍵c करो इसको, ये हो जाएगा 1/j⍵c, ये हो जाएगा 1/j⍵c। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो वी एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी वी इन, और ये बन जाएगा j⍵c+1। इस तरह से हमारे पास वैल्यू बन जाएगी वी एक्स की। यहाँ पर अगर वोल्टेज वी एक्स है तो यहाँ पर भी वोल्टेज कितना होगा, वी एक्स ही होगा इस पॉइंट पर। अब वही जो अभी तक हम करते आए हैं, यहाँ पर करंट कितना I1, और यहाँ पर करंट जो होगा वो कितना होगा I2। तो अब लगाएंगे किरचॉफ करंट लॉ, तो किरचॉफ करंट लॉ हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बन रहा है I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वी इन माइनस वी एक्स अपॉन आर प्राइम। आउट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वी नॉट माइनस वी एक्स अपॉन आर प्राइम इक्वल्स टू 0। आर प्राइम से आर प्राइम हो गया कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास हो गया वी इन माइनस वी एक्स और प्लस वी नॉट माइनस वी एक्स इक्वल्स टू 0। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए वी आउटपुट की। आउटपुट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वी इन माइनस 2vx, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इसको आप ऐसे लिखो, वी नॉट इक्वल्स टू 2vx माइनस वी इन, 2vx माइनस वी इन। वी एक्स की वैल्यू हमारे पास है, उसको हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से वी नॉट 2vx, वी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वी एक्स की वैल्यू हमारे पास है वी इन अपॉन जे आर ओमेगा सी। तो वी इन, ये 2 आएगा एज इट इज अपॉन 1 प्लस जे आर ओमेगा सी, और यहाँ पर वी इन रहेगा ही रहेगा। पूरे में से कॉमन कितना आ गया, वी इन कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बच गया, 2 प्लस जे ओमेगा आर सी माइनस 1। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो वी नॉट अपॉन इक्वल्स टू वी इन, एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 2, ये बन जाएगा -1, और ये बन जाएगा माइनस जे ओमेगा आर सी। इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो ये बनेगा वी नॉट इक्वल्स टू वी इन, और ये हो गया 1 माइनस जे ओमेगा आर सी, और ये हो गया 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में। सबसे पहले तो इसको हम सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस माइनस जे ओमेगा आर सी, ऐसे लिख दिया। फिर इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस जे ओमेगा आर सी। ऊपर वाला पार्ट ए प्लस आयोटा बी, और नीचे वाला, तो यहाँ पर जो फेज एंगल है, फेज एंगल, तो इस वाले पार्ट के लिए जो फेज एंगल आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा tan इनवर्स माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये कितना आएगा, माइनस ओमेगा आर सी अपॉन 1। ये तो ऊपर वाले पार्ट के लिए आ गया, और नीचे वाले पार्ट के लिए आएगा माइनस tan इनवर्स, तो ये कितना आएगा, जे ओमेगा आर सी माइनस tan इनवर्स जे ओमेगा आर सी। तो ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ना, ये वैल्यू हो जाएगी -2 tan इनवर्स। तो फेज डिफरेंस जो यहाँ पर हमारे पास आ गया, फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हमारे पास आ गया -2 tan इनवर्स और आयोटा ओमेगा आर सी। ये किसकी वैल्यू आ गई, फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम फेज डिफरेंस कब आएगा, जब ये ओमेगा आर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और मैक्सिमम फेज डिफरेंस, और मैक्सिमम फेज डिफरेंस, मैक्सिमम फेज डिफरेंस, मैक्सिमम फेज डिफरेंस के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो इसको हम लिखेंगे 2 tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, π/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन π/2। तो यहाँ से फेज एंगल आ जाएगा कितने का, 180 डिग्री का, या माइनस भी लगाओ, तो ये फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, -180 डिग्री। इसके लिए मैक्सिमम फेज डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए। ये क्वेश्चन अब आपको करके बताना है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करके बताना है, कैसे आप करेंगे, ये होमवर्क है आप लोगों को।